पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम आज के सोशल के पेपर का रिव्यू करेंगे। वीडियो थोड़ा लेट ज़रूर हुआ है लेकिन आप लोगों के लिए प्रदान जरूर करेंगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया था। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं हमारे आज के सोशल के पेपर को, और ये भी इसमें रिव्यू करेंगे कि विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नोट्स में से कितना आया है सोशल का। तो संपोषित विकास क्या है। नेक्स्ट है बाल मृत्यु दर को प्रभावित करने वाली कारक, नोट्स में से आया है। प्रशासन में पार्श्व प्रवेश क्या है। लेटरल एंट्री क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन नया है, ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी नहीं था और ये क्वेश्चन मुझे लगता है लोक प्रशासन वाले पोर्शन से आया है। फिर है कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और विदेशी निवेश में का क्या संबंध है। इसमें दोस्तों ये लिखना था जैसे कि जितना ज़्यादा हमारा कुशल संसाधन उपलब्ध होंगे उतना ही विदेशी निवेश आकर्षित होगा हमारे यहाँ। ये दोनों समानुपाती हैं। अगर हमारे यहाँ का संसाधन कुशल नहीं होगा तो हमारे यहाँ जो है विदेशी निवेश आकर्षित नहीं होगा, और जो ब्रेन ड्रेन की संकल्पना है वो भी इसी पर आधारित है। फिर है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित किन्हीं दो परीक्षाओं का उल्लेख कीजिए। यूपीएससी द्वारा संचालित किन्हीं दो परीक्षाओं का उल्लेख करना था दोस्तों। तो ये पॉलिटी वाले नोट्स में पूरा कवर किया गया है कि यूपीएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। फिर है दोस्तों विस्थापन और पुनः स्थापन की अवधारणा। देखिए विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट और पुनः स्थापन मतलब होता है रिहेबिलिटेशन। डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, और पुनः स्थापन जैसे कोई किसी दूसरी जगह पर गया और उसको उस जगह पर बसा दिया गया, अर्थात उसने अपना रहन सहन वहीं पर जो है फिक्स कर लिया, रहने वहने की जगह को वहीं पर निर्धारित कर लिया, उसको पुनः बसाया गया। तो दोस्तों जब भी कभी जैसे बांध इत्यादि की समस्याएं आती हैं और कई क्षेत्र डूब के क्षेत्र में आ जाते हैं, या फिर कई जो है कॉलोनी अगेन बसाई जाती हैं, कोई जैसे खदान वगैरह उत्खनन होती है खदानों का, तो उसके बाद जो बसाया जाता है लोगों को तो उसे कहते हैं पुनः स्थापन। फिर है दोस्तों गैर सरकारी संगठन की अवधारणा की विवेचना कीजिए। गैर सरकारी संगठन जो है दोस्तों वो है एनजीओ किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो इसमें आपको सिंपल सी अगर आप एनजीओ की परिभाषा भी लिख देते तो आपको उसी की वही अवधारणा है कि एनजीओ की अवधारणा क्या है, अर्थात नॉन गवर्नमेंट ग्रुप हैं ये, और ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं और इनकी क्या अवधारणा है, ये भी आपको पूरा नोट से कवर हो जाता। फिर है दोस्तों बाल दुर्व्यवहार अर्थात चाइल्ड एब्यूज़ क्या है, चाइल्ड के साथ कैसा बर्ताव करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा। दोस्तों कल ही मैंने आपको जो है एक्ट के कुछ प्रीव्यू डाले थे, कम से कम 28 पेज हमने निःशुल्क टेलीग्राम पेज पर डाले थे। उसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा एज इट इज़ फंस गई है। भारत में मानवाधिकारों को कायम रखने वाली कौन कौन सी एजेंसी है, इसमें आपको NHRC लिख देना था, SHRC लिख देना था, जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और स्टेट मानवाधिकार आयोग, ये आप लिख सकते थे तो आपको इनके नंबर मिल जाते। फिर है दोस्तों भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रमुख 3 कारक कौन कौन से हैं। इसमें आप सबसे पहले तो अगर आप जो है सोशल मीडिया लिख सकते थे, ई-कॉमर्स लिख सकते थे, इंटरनेट लिख सकते थे, ये आप जो है कुछ नवाचार लिख सकते थे। इसके अलावा दोस्तों भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन को प्रभावित करने वाली विदेशी नीति भी काफ़ी इस हद तक जो है काम करती है। फिर है दोस्तों प्रजननता या फर्टिलिटी दोस्तों वह है कि एक महिला अपने पूरे जो है प्रजनन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, प्रजननता मतलब कितने बच्चे पैदा कर सकती है, तो यह है इसकी फर्टिलिटी। इसकी परिभाषा भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगी। फिर है कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है, तो ये दोस्तों जो है कर्मचारियों से संबंधित जो है इनके श्रमिकों के मुद्दे हैं उनसे ये क्वेश्चन कवर किया है। कर्मचारी भविष्य निधि क्या है, तो फिर है दोस्तों सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, इसमें आप प्रारंभिक शिक्षा मतलब सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा योजना क्या है ये लिखना था आपको। ये योजना कब प्रारंभ हुई और इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या लाभ हैं।
फिर है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्य, ये दोस्तों हमारे नोट्स में आपको एज इट इज़ मिल गए होंगे। बहुत अच्छा पेपर आया है, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने, और कोई भी क्वेश्चन 1, 2, 3 मार्कर्स के अलावा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आप ना कवर कर सकें। फिर है दोस्तों सामाजिक क्षेत्र का तात्पर्य एज इट इज़ नोट्स से आया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पूरा नोट्स से आया है। अगर आप विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नोट्स पढ़ लेते तो आपका मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन होना तय था। फिर है दोस्तों उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव लिखिए, पूरा नोट्स से। संक्रामक रोगों को रोकने में प्रतिरक्षण की भूमिका, इसमें आप प्रतिरक्षण बता सकते थे, प्रतिरक्षण क्या है और प्रतिरक्षण की भूमिका कि कैसे प्रतिरक्षण जो है काम करता है, कौन कौन से फॉर्म में काम करता है और कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे आनुवांशिक होता है और इसको अर्जित भी किया जा सकता है। फिर है पूरक पोषण हेतु चलाए गए सरकारी कार्यक्रम, इसमें आप दोस्तों अन्नपूर्णा योजना, मिड डे मील लिख सकते थे, इसके अलावा आप सबला योजना लिख सकते थे। ऐसी कई सारी योजनाएं जिनको पूरे नोट्स में कवर किया गया था, तो वो आप कवर कर सकते थे। फिर है शिक्षा पर, शिक्षा किस प्रकार मानव संसाधन विकास का एक यंत्र है। मतलब जो शिक्षा है दोस्तों, मानव संसाधन विकास के 3 आयाम हैं, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य। तो उसमें शिक्षा किस प्रकार से एक यंत्र है, आपको वो बताना था। इसको आप कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो इसको लिखा जा सकता था। फिर है दोस्तों उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसमें आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में लिख देना था कि उसमें क्या क्या, जैसे कि आप ये लिख सकते हैं बजट को बढ़ावा दिया जाए, इसके अलावा ब्रेन ड्रेन को रोका जाए, और भारत में जो उच्च हाई स्तर पर जो कॉलेज हैं उनकी क्वालिटीज़ को सुधारा जाए, प्रोफेसर की भर्ती की जाए। आप इसमें डाटा भी डाल सकते थे कि अभी कई सारे कॉलेजों में प्रोफेसर ही नहीं है। तो इस प्रकार जब आप नवाचार से रिलेटेड और तथ्यात्मक उत्तर लिखेंगे तभी आपको इसमें नंबर मिलेंगे। भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्या, दोस्तों एज इट इज़ यह क्वेश्चन हमारे नोट्स में से उठाया गया है। फिर है नेक्स्ट, विकास परियोजनाओं से विस्थापित लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं विस्थापित लोगों की समस्याएं, जैसे विस्थापन से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, उनके खाने की समस्या, उनके परिवार की समस्या, आमदनी की समस्या लिख सकते हैं। इसके अलावा नए अपनी संस्कृति छोड़ने की समस्या, नए स्थान पर किस प्रकार से एडजस्टमेंट की समस्या, बच्चों की शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, जलवायु परिवर्तन इत्यादि कई सारे तथ्य आप लिख सकते थे। फिर है दोस्तों सार्क का संगठन किन समस्याओं से गुजर रहा है, तो आपको इसमें शार्क का लिखना था। फिर है मध्य प्रदेश महालेखागार कार्यालय के कार्य, सीधा एज इट इज़ नोट्स से आया है। विश्व बैंक की संरचना, ये मैंने आपको कल ही दोस्तों जो है डाला था, विश्व बैंक की उपलब्धियाँ। तो आप एज इट इज़, अगर आप अभी भी आपके पास टाइम है, कल के पेपर परसों के पेपर में अगर आप नोट्स उठा के बस पढ़ लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर है स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। स्वास्थ्य की देखरेख के कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं। लॉकडाउन में घरेलू स्वास्थ्य देखरेख में सेवाओं से विभिन्न प्रकार क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें स्वास्थ्य की परिभाषा देनी है, पर स्वास्थ्य देखरेख की कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं। लॉकडाउन काल में घरेलू स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं। ये दोस्तों थोड़ा सा नया है और थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न रूप में सक्षम व्यक्ति कौन है। भारत सरकार द्वारा कौन सी विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम सक्षम व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। तो इसमें दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है नोट्स में कवर नहीं किया गया है। और यह जो है एबल्ड पर्सन के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये क्वेश्चन नया है। तो अगर आप मुझसे पूछते तो मैं इसमें स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य के देखरेख के विभिन्न प्रकार वाला क्वेश्चन कवर करती, क्योंकि इसको लिखना थोड़ा सा ईजी था। फिर है दोस्तों प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा दीजिए। प्रतिरक्षा विज्ञान का पूरा जो है वो कवर किया है। और ढाल रणनीति तथा वर्धित रणनीति कोविड-19 सकारात्मक मरीजों की मृत्यु दर को किस प्रकार कम कर सकती है। तो दोस्तों ये क्या है, इसको अगर जैसे कभी हिंदी में समझ में नहीं आता है तो आपको इसका इंग्लिश जरूर पढ़ लेना चाहिए। हाउ शील्ड स्ट्रेटेजी एंड एनहेंस्ड शील्ड स्ट्रेटेजी कैन रिड्यूस
डेथ रेट अमंग कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट। नेक्स्ट है दोस्तों इसका अथवा मानव संसाधन विकास क्या होता है। ये इजी क्वेश्चन था, इसको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। मानव संसाधन विकास के लक्ष्य किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के विकास का नेतृत्व करेंगे। मानव संसाधन विकास की विशेषताएं बताइए। अगर आप ये क्वेश्चन कवर करते तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते, क्योंकि प्रतिरक्षा विज्ञान और ढाल रणनीति वर्धित रणनीति की अपेक्षा ये क्वेश्चन करना ईजी था। फिर है दोस्तों महत्वपूर्ण आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्राप्त करने की कौन सी विधियां हैं। कोविड-19 के काल में महत्वपूर्ण आंकड़े अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो महत्वपूर्ण आंकड़े, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइटल स्टैटिक्स, व्हाट आर द मेथड फॉर ऑब्टेनिंग वाइटल स्टैटिक्स। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा टफ है। इसकी अपेक्षा अथवा में क्या है, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। लोक सेवा को शासन व्यवस्था में सुधार द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लिखना इजी था, क्योंकि अगर आपने एथिक्स की प्रिपरेशन की होगी तो वहाँ आपने लोक सेवा, लोक प्रशासन, शासन व्यवस्था में सुधार वाले कई सारे क्वेश्चंस को कवर किया होगा, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाता। तो दोस्तों नोट्स में 15 मार्कर्स को छोड़ दिया जाए तो 6 मार्क्स और 3 मार्कर्स के सोशल के 90% का क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। कल का भी आपके पास टाइम है। अर्थशास्त्र और साइंस के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा फ्रेंड्स। और आप लोगों का कम से कम 90% जब कवर हो रहा है तो 120 मार्क्स आपके इजीली आने चाहिए पूरे नोट्स को कवर करते हुए। और दोस्तों अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विभिन्न प्रकार के नोट्स की लिंक है, तो आप वो नोट्स प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और विनर्स एजुकेशन पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि विभिन्न निःशुल्क PDF आपको फ्री में दी जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।